गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसके एक टॉपिक को देखते हैं और ये टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम लोग बड़े ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। तो क्या बोलता है, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है किसी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और उसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग नाम दे देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है जो अभी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में है तो इसका अभी कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक, तो ये मान ले रहे हैं अभी इसका कुछ वेपर प्रेशर है। लेट से कि अभी इसका वेपर प्रेशर है 0.2 atm। ठीक, अब यही सब्सटेंस जो अभी हम लोग लिए हैं, ये जो लिक्विड हम लोग लिए हैं, इस लिक्विड को हम लोग और कूल कर दिए। कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस को लेट से हम लोग सॉलिड स्टेट में चेंज कर दिए। ठीक है, तो जब सॉलिड स्टेट में चेंज किए तो इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ठीक, तो मान लेते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पे इस लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। कि मान लो कि इसका भी वेपर प्रेशर आ जाए 0.2 atm में। ठीक है, ये हम लोगों का सॉलिड है, यानी यही लिक्विड को जब हम लोग कूल कर दिए हैं ना, इस लिक्विड को कूल कर दिए तो हम लोगों को बन गया है सॉलिड। अब इस सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस लिक्विड का प्रेशर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बराबर हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग नाम दे देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखिए, हम लोग पास वेपर है, वेपर को अगर हम लोग कूल कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और अगर लिक्विड को कूल कर देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। तो देखो, लिक्विड के पास कुछ वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, यानी लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो इसी तरीके से देखो, इसी लिक्विड से तो ये सॉलिड बना है ना, तो सॉलिड के पास भी वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, ये नहीं समझना है कि सॉलिड के पास कुछ वेपर प्रेशर नहीं होता है। ठीक, तो वेपर प्रेशर तो सॉलिड का होता है, बट सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस। अब देखिए, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट हम लोगों का क्या चीज है, लिक्विड है। ठीक, तो हम लोगों के पास सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट हम लोग का लिक्विड है। अब ये लिक्विड जो है वो प्योर फॉर्म में, इसमें किसी तरह का कोई भी मिलावट नहीं है। तो ये लिक्विड के पास कुछ वेपर पार्टिकल होंगे, तो लेट से इसके पास कुछ वेपर पार्टिकल है। ये सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड के पास भी कुछ वेपर पार्टिकल होंगे क्योंकि इसी लिक्विड से ये सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे इस लिक्विड के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनता है और इस सॉलिड के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनता है, जो दोनों सेम आ जाए, उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सॉलिड के लिए हम लोग का ये वाला ग्राफ रहा और लिक्विड के लिए ये वाला ग्राफ रहा। ठीक है, अब देखो, ये एक ऐसा टेम्परेचर मिला, इस टेम्परेचर पर यहां पे देखो इस सॉलिड का वेपर प्रेशर और ये लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है TF, तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई मिलावट नहीं है तो इसको हम लोग नाम दे देंगे T0। ठीक है, तो T0F, ये नोट आ जाने से हम लोग को पता चलता है ये प्योर फॉर्म में है। ठीक, अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस वेरी शार्प एज कंपेयर टू लिक्विड व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज। देखो, टेम्परेचर जब हम घटा देते हैं ना, तो वेपर प्रेशर सॉलिड का अचानक से गिर जाता है, लेकिन लिक्विड का जो है वो सॉलिड के कंपेयर में
उतना ज़्यादा शार्प नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हम कर दिए एकदम से, सॉलिड का वेपर प्रेशर घट गया, लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो धीरे 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 करके घटता है। अब हम लोग देखते हैं जब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उसका ग्राफ हमें क्या नजर आएगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये रहा हम लोगों के पास लिक्विड, प्योर लिक्विड, ठीक है, जिसमें किसी तरीके का कोई भी मिलावट नहीं है। तो ये रहा प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो इस टाइम पर अभी इस प्योर लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये हम लोगों का प्योर लिक्विड है, इस लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसके वेपर प्रेशर के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके वेपर प्रेशर का ग्राफ लेट से ये वाला रहा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का, ठीक है। अब ये लिक्विड को अगर हम लोग कूल कर देते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, उसका ग्राफ ये वाला रहा, ठीक है। देखिए सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर आएगा वो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एकदम से डिक्रीज हो जाता है। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर को घटाने पर बिल्कुल घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर दिए, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर देंगे, सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर दें तो ये अब एक सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन बनने के साथ साथ अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। ये तो हम लोग बहुतों बार देख चुके हैं कि जब भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर दें तब इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो पहले वाला जो वेपर प्रेशर का ग्राफ था इससे हम लोगों को नीचे दिखाई देगा अब जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये हम लोग का दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन का, ठीक है। ये दिखाई दिया हम लोगों का सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ, ठीक। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो रहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखो ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पे बराबर है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग नाम दिए थे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे तो इस पॉइंट में कोई मिलावट नहीं था ना, ये देखो ये प्योर वाला था, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं T0 F, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखिए यहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो गया, तो ये भी हम लोगों को कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट इस बार किसके लिए, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डिनोट करेंगे TF से, ठीक है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम लोग नाम दे देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा TF दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखो टेम्परेचर तो फ्रीजिंग टेम्परेचर तो घट चुका है ना। आप देखो यहाँ से राइट साइड आ जाओ, तो राइट साइड इधर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले इस जगह पे फ्रीज हो रहा था लेकिन अब यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर घट गया। और यही फ्रीजिंग टेम्परेचर जो घटता है उसका हम लोग नाम दे देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से बोलता कि आप डेल्टा TF का वैल्यू बताइए, तो डेल्टा TF का वैल्यू आप बड़े आसानी से बता सकते थे। कैसे बताएंगे, जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसमें माइनस कर दो छोटा वाला वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू क्या चीज है, ये है T0 F। तो ये हो जाता T0 F माइनस ये वाला TF, ठीक है। तो ये जो हम लोग का वैल्यू मिलता है डेल्टा TF, ये आ जाता है T0 F माइनस TF, ठीक। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो ये जो अभी टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है वो डिपेंड करता है मोलालिटी के ऊपर, यानी कि डेल्टा TF जो है वो डिपेंड करता है मोलालिटी के ऊपर। और मोलालिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m, ठीक है। अब ये जो डेल्टा TF है, ये अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बदले में कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट होता है KF, और ये हो गया m, ठीक है। अब इस KF को हम लोग नाम दे देते हैं
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। किसका है? सॉल्वेंट का है, तो इसका पड़ जाएगा नाम सॉल्वेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां से हम लोग जानते हैं मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का फॉर्मूला। मोलालिटी का क्या होता था? मोलालिटी का होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जबकि मोलालिटी का क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही चीज याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे मोलालिटी की जगह पे क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स लिखाएगा, किसका? सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का बाय सॉल्वेंट का मास केजी में, तो सॉल्वेंट का मास केजी में। तो सॉल्वेंट हम लोगों के पास क्या चीज था? सॉल्वेंट था हम लोगों का ए। सॉल्यूट क्या चीज था? सॉल्यूट था हम लोगों के पास बी। ठीक है, तो NB बटा WA। अब इसको आप लोग फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिए, तो फर्दर कैलकुलेशन करने से हम लोग को क्या मिलेगा? ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे अगर आपको याद होगा तो? नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे गिवेन मास बटा मोलर मास, गिवेन मास बटा मोलर मास। ठीक है, तो गिवेन मास को हम लोग लिखते हैं W से, मोलर मास को लिखते हैं M से। तो अगर हम B के लिए बात कर रहे हैं तो B के लिए गिवेन मास हो जाएगा WB और मोलर मास हो जाएगा MB। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो NB की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि WB बटा MB। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया WA। ठीक, तो हम लोग का फाइनल जो इक्वेशन मिल गया ये डेल्टा TF इक्वल टू KF WB और नीचे में मिल जाएगा MB और WA। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये जो WA है वो आपको लेना है केजी में। ठीक है, तो WA है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट आपको क्या चीज में रखना है? केजी में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये KF जो आया था, इस KF का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं KF का यूनिट। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा दिया था कि डेल्टा TF इक्वल टू KF और साथ में ये मोलारिटी। ठीक है, तो यहाँ पे KF अगर यदि लेते हैं तो KF का वैल्यू हमें दिखाई देगा डेल्टा TF और हमें दिखाई देगा ये मोलारिटी। ठीक, अब देखिए ये डेल्टा TF ये टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर का यूनिट तो हम लोग जानते हैं केल्विन होता है। ठीक है, और ये मोलालिटी है, मोलालिटी का यूनिट होता है मोलल, मोलल। तो एक तो यूनिट मिल जाएगा केल्विन पर मोलल। ठीक है, आप एक और चीज याद करो, मोलालिटी का यूनिट क्या होता था? देखो ये मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिट तो हमें मोल मिलता है और ये मास है। ठीक है, और ये क्या चीज में है? केजी में है, तो इसके लिए एक यूनिट केजी मिलता है। यानी मोलालिटी का एक और यूनिट हम लोग जानते हैं मोल पर केजी, तो उसको भी हम लोग पुट करके देखते हैं। तो ये हम लोग का डेल्टा TF के जगह पे तो एक केल्विन मिल जाएगा, और ये मोलालिटी का यूनिट हमें मिल जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये केल्विन के नीचे 1 और इसको उल्टा कर देते हैं, केजी ऊपर चला जाएगा और ये मोल नीचे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो ये केल्विन केजी, अब मोल को ऊपर ले जाओ, ये दिखाई देगा पर मोल। ठीक है, तो इस KF का जो यूनिट हमें मिलता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कई एक बार जेक बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होगा केल्विन केजी पर मोल, या तो फिर यहां से ले लेना है केल्विन पर मोल। ठीक, अब एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं। इससे पहले जब हम लोग
और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तो वहां पे जो कांस्टेंट आया था वो कांस्टेंट था केबी, और यहाँ पे जब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आया है के। तो ये दोनों में बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है? देखो केबी और के एफ ये दोनों का यूनिट सेम ही रहेगा और दोनों का यूनिट आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपको एग्जांपल देते हैं वाटर का एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वाटर के लिए के एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.08 और के बी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.52। तो आप देखो यहाँ पे बड़ा कौन दिखा दिया? तो बड़ा दिखा दिया के एफ। ठीक है, और के बी इसके कंपेयर में छोटा। तो आपको ये चीज दिमाग में हमेशा सेट करके रखना है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट के एफ इज ग्रेटर देन के बी। ये बात आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, कि हमेशा के एफ का वैल्यू ज्यादा रहेगा और के बी का वैल्यू कम रहेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।